ऑल आज 12th फिजिक्स का फिर एक नया टॉपिक, एक नया यूनिट लेके आया हूँ जो कल हम लोग डील कर रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने यूनिट नंबर 7 का ब्लूप्रिंट देखा था। तो यूनिट नंबर 7 का ब्लूप्रिंट मैंने आपको बताया था कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से डील हो जाते हैं, जिसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक उस दिन डील किया था इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या डील किया था? इलेक्ट्रॉन एमिशन। और उस इलेक्ट्रॉन एमिशन के हमने 4 टाइप्स देखे थे जो कि शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आते थे। किसके फॉर्म में? शॉर्ट नोट्स के। उसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डिफरेंट टाइप्स के क्या देखा था? हमने थ्योरी। आज उसी का एक 3 मार्क्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछता है, वो है आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा देता नहीं है, बोर्ड में ऑब्वियस ही बात है क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देने की कोशिश करेगा। तो क्वेश्चन वो ऐसा देता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। अब एक क्वेश्चन है कि ये एच क्या है, तो ये एच डिनोट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट। किसको डिनोट करता है? इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। ठीक, यहां पे न्यू कहलाता है फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। एच यहीं पे फिर प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच न्यू नॉट है फ्रीक्वेंसी एट रेस्ट पोजीशन, और हाफ एम वी स्क्वायर डिनोट करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को। तो चलिए इसको पहले प्रूव करने से पहले हम कुछ लॉज देख लेते हैं। तो हम आज के बाद जो टॉपिक डील करेंगे दैट इज नोन एज लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन। तो जब कोई भी थ्योरी बनती है तो उसके कुछ ना कुछ टॉपिक्स दिए होते हैं। तो आइंस्टीन ने सबसे पहले क्या बात किया, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आइंस्टीन ने बोला कि ये एक मेटल सरफेस है। क्या है? इस मेटल सरफेस पर जब आप सबसे पहले फोटोन को इंसिडेंट करवाएंगे, तो मैंने क्या कर दिया? फोटोन को इंसिडेंट करवा दिया। ऑब्वियस सी बात है, फोटोन क्या है? फोटोन इज अ एनर्जी बंडल विच इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी हैविंग मोमेंटम p बराबर हम अच्छा एक कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बता देता हूं। फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। ये किसकी एनर्जी है? फोटोन। तो सबसे पहले आइंस्टीन ने बोला कि भाई अगर कोई किसी भी मेटल सरफेस पर अगर आप फोटोन को इंसिडेंट करवाते हो तो उसकी एनर्जी 2 टाइप से यूटिलाइज होती है। कितनी तरीके से? 2 तरीके से। सबसे पहली एनर्जी मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए यहां पे मैंने बना दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक पार्ट ऑफ एनर्जी इसके वर्क फंक्शन को, किसको? वर्क फंक्शन को बढ़ाने के काम आता है। अब ये वर्क फंक्शन क्या है? नाम से क्लियर है। देखिए वर्क फंक्शन मतलब काम कराने के लिए। तो ध्यान से देखिए, जब मैंने फोटोन को इस पे इंसिडेंट करवाया इलेक्ट्रॉन पर, तो इसकी एनर्जी मिल गई इसको। अब इसको इतनी एनर्जी मिली कि ये एक्साइट हो गया, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। हर एक एलिमेंट का अपना अपना वर्क फंक्शन होता है। तो जस्ट वर्क फंक्शन का काम क्या है? एक क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में 1 मार्क्स का कि व्हाट इज वर्क फंक्शन। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा खपत होती है, जितनी एनर्जी लगती है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। तो ये तो एक पार्ट की एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो गया। अब दूसरी पार्ट एनर्जी कहां यूज होगा? इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का काम क्या है? काइनेटिक एनर्जी अगर किसी को मिल जाए, क्या हो जाए? तो जब किसी को अगर काइनेटिक एनर्जी मिल जाए तो उससे पार्टिकल कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा? तो भाई अगर आप किसी मेटल सरफेस में किसका इंसिडेंट करवाएं? फोटोन का। तो फोटोन का इंसिडेंट करवाने पर एक पार्ट तो उसके किसके काम आएगा? वर्क फंक्शन बढ़ाने के, और दूसरा पार्ट किसके काम आएगा? उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। अब इन्होंने ये चीज तो बता दिया, अब इसी के थ्रू इन्होंने एक इक्वेशन निकाला। किसने निकाला? आइंस्टीन ने। फिर से मैं एक बार वो रिवाइज करा देता हूं। एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस में हमने किसको भेजा? फोटोन को। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E=h²। इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कोई मेटल सरफेस 2 तरीके से करता है। पहला, इस इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहे हैं? वर्क फंक्शन। और दूसरा, इसकी क्या बढ़ा दे रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब जब भी कोई हम चीजें प्रूफ करेंगे
तो हमें सबसे पहले दो काम करना है। पहले हमें छोटी सी थ्योरी वो लिखनी होती है। तो आज मैं दो पैटर्न आपको बता रहा हूँ। एक पैटर्न बोर्ड में आंसर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप जब आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो मैंने सबसे पहले जब भी आप किसी आंसर को लिखें, मुझे अभी प्रूफ करना है, तो मैंने एक बना दिया मेटल सरफेस। अब ये मेटल सरफेस है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, किसको इंसिडेंट करवा रहा हूँ, फोटोन को। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी हो गई, h न्यू। तो पहला काम आपको ये दिख रहा है, देखिए अगर आप डायग्राम समझ लिए तो आप इजीली पूरा फिजिक्स बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कंसिडर करना है, कंसिडर अ मेटल सरफेस हैविंग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मेटल सरफेस लिया मैंने जिसमें क्या बना दिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बना दिया मैंने। अब इस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बनाने पर मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं। एनर्जी किस फॉर्म में दे रहा हूं, फोटोन के फॉर्म में। तो मैं यहां पे जो एनर्जी दे रहा हूं वो क्या है, h न्यू। अब इसको दे दिया मैं इक्वेशन नंबर 1। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, जैसे जैसे जो जो काम वो डायग्राम में वो करते जाएंगे वैसी वैसी थ्योरी लिखते जाएंगे। अब क्या बोलता है, एक पार्ट ऑफ एनर्जी, इसी एनर्जी का एक पार्ट किस में बन रहा है, वर्क फंक्शन में। तो एक पार्ट ऑफ एनर्जी का काम किस में हो गया, वर्क फंक्शन में। तो देखिए एक पार्ट ऑफ एनर्जी का वर्क किसमें हो गया, वर्क फंक्शन में। अब यही दूसरा पार्ट, इलेक्ट्रॉन कहां निकल जा रहा है बाहर, तो उसकी एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो दूसरी पार्ट एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे कोई चीज मैक्सिमम नहीं लिखा है। तो आप देखिए जब आप फोटोन इंसिडेंट करवाए किसी सरफेस में, तो आइंस्टीन का ये पहला रूल हो गया और ये दूसरा रूल हो गया। तो इन दोनों रूल को मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। किसके फॉर्म में लिख दिया, इक्वेशन के फॉर्म में। अब एक काम करते हैं, ये तो जो आइंस्टीन ने बोला हम मान लिए। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 भी E बराबर h न्यू है, इक्वेशन 2 भी E बराबर क्या है, हाफ फाई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। फाई किसको डिनोट कर रहा है, वर्क फंक्शन में। रूल अगर किसी का LHS इक्वल है तो क्या इक्वल हो जाएगा, RHS। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे फिजिक्स बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, h न्यू बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पर आने के बाद एक केस मानेंगे। केस कैसे मानेंगे, सबसे पहले एग्ज्यूम करते हैं, लेट इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पे कैसे होगा, अगर मान लीजिए इनिशियल स्टेज पर जो वर्क फंक्शन आप ले रहे हैं, जो फाई ले रहे हैं, वो इनिशियल स्टेज पर ये वर्क फंक्शन फाई नॉट हो जाएगा। हम वर्क फंक्शन को फाई मान रहे हैं इनिशियल स्टेज पर। अब इनिशियल स्टेज क्या होगा, ध्यान से देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही है जितनी एनर्जी किस चीज की है, फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। मतलब h न्यू, जो मैं केस बताना चाह रहा हूं, h न्यू किसके बराबर है, h न्यू नॉट के। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने जितनी एनर्जी फोटोन को दी है इनिशियल केस में उसकी वैल्यू उतनी है। ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कब होगा, जब इसकी एनर्जी क्या हो, उसके वर्क फंक्शन से क्या हो, ज्यादा। या एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई आपके पास एक एलिमेंट है जिसका वर्क फंक्शन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मान लीजिए इतना ही वर्क फंक्शन का कोई आपके पास कोई एलिमेंट इस पर इंसिडेंट हो रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि पूरी एनर्जी किस में खराब हो जाएगी, वर्क फंक्शन में। तो इसी चीज को थोड़ा हम ध्यान से वो देखते हैं। तो हमारा इनिशियल केस में जब इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी नहीं मिला तो h न्यू किसके बराबर हो गया, h न्यू के। अब एक काम करते हैं, अब इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं गया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। तो जब आप बोर्ड में लिखेंगे तो इसका 2 लाइन का आप यहाँ पे रीजन लिखेंगे। रीजन क्या लिखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन वहां इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन के बराबर होने के कारण उसकी जो वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई अब देखिए वेलोसिटी 0 हो गई तो किसी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो अब इसी इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं तो देखिए इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से वो देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए h, यहां पे क्या लिखा है, h न्यू। h न्यू को क्या लिखूंगा मैं,
एच न्यू नॉट। क्या लिखूंगा? अब देखिए कैसे हो गया, मैं इसी केस की बात कर रहा हूं। कौन से केस के लिए? इनिशियल स्टेज के लिए, कि एच न्यू किसके बराबर हो जाएगा? एच न्यू नॉट, फाई फाई ही रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। तो जो आपका वर्क फंक्शन निकला, देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था, जो वर्क फंक्शन फाई था वो किसके बराबर हो गया? एच न्यू नॉट। अब इसको हम एक और इक्वेशन दे देते हैं, दैट शुड बी इक्वेशन नंबर 4। तो क्यों ना इस फाई की वैल्यू को मैं कहां पे पुट कर देता हूं? इक्वेशन नंबर 3 में। और कहां पे पुट करना है? यहां पर 5 में। देखिए ये भी फाई है और ये भी फाई है, तो क्या लिखेंगे नीचे में? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए अब इस इक्वेशन का मैं यूज कर रहा हूं, तो देखिए क्या हो गया? एच न्यू, यहां पर देखिए फाई की वैल्यू क्या है? एच न्यू नॉट प्लस क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पे मैं लिखूंगा मैक्सिमम। क्यों लिखूंगा? क्योंकि यहीं पर अब पार्टिकल को मैक्सिमम एनर्जी मिल गई। क्या मिल गई? मैक्सिमम एनर्जी। अब देखिए यहां पर ये प्लस का साइन है और इधर ये है, तो मुझे इसको इधर भेजना है, तो साइन चेंज हो जाएगा। एच न्यू इधर प्लस था राइट साइड में, तो वो लेफ्ट साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो एच न्यू नॉट बराबर क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हो गया? मैक्सिमम। ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो ये 3 नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट है वो यही है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? आपको ये देखना है कि पार्टिकल का जो वर्क फंक्शन है वो इसके क्या हो जाए? बराबर हो जाए। चलिए इस चीज का स्क्रीन मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, हम आगे वो चलते हैं। अब फिर एक 3 नंबर का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन? क्या पूछता है? व्हाट इज ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन? तो मैं क्वेश्चन ले वो लिख देता हूं 3 मार्क्स का, और उस चीज को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि फिजिक्स में सारे डेरिवेशनल पार्ट होते हैं, तो उस चीज को आपको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी। ठीक, अब इसमें फिर एक मार्क्स का एक क्वेश्चन और अलग से पूछता है, मैं आपको यहां पे क्वेश्चन भी वो बता देता हूं। क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन? अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर वाला और घुमा के क्वेश्चन आपको देता है। देखिए एक क्वेश्चन कितने फॉर्म में आता है, व्हाट इज मैटर वेव? अब बच्चे फिर वो कंफ्यूज, ये मैटर वेव क्या होता है? तो ये सब एक ही टॉपिक है। अगर ये भी पूछेगा तो व्हाट इज ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन पूछा तो, एंड व्हाट इज मैटर वेव पूछा तो। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था? डी ब्रॉगली। उनका कहना है कि लाइट का ड्वेल नेचर होता है। अब पहला एक क्वेश्चन, ड्वेल नेचर कैसा? तो ध्यान से देखिए, ये हो गया सोर्स। क्या हो गया? सोर्स। अब कोई वेव मान लीजिए ऐसे प्रोपोगेट करता है हाइगन्स के हिसाब से, जब हमने पढ़ा था, तो मान लीजिए आप पानी में पत्थर मार देते हैं, तो इस तरीके से क्या प्रोड्यूस होती है वेव? तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं, और लाइट कैसे मूव कर रही है आगे। तो सेम डी ब्रॉगली का कहना था कि लाइट का ड्वेल नेचर होता है, वेवी नेचर और पार्टिकल नेचर। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, विंडो है, वहां से लाइट आ रही है, तो आपको दिखेगा छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल यहाँ पे साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में क्या करते हैं? मूव करते हैं। इस तरीके से वेव प्रोपोगेशन होता है। ये साइनोसॉइडल फॉर्म होता है, जिसमें ये ऊपर वाला पोर्शन क्रस्ट कहलाता है और नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ट्रफ कहलाता है। तो 2 टाइप के हमने 11th में वेव पढ़े थे, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन सेम जगह में हो तो वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल, और इसके अगर परपेंडिकुलर हो तो वो कहलाता है ट्रांसवर्स। तो ये वेव्स के बारे में पता कर वो कर लिए। तो मैटर वेव क्या होता है? लाइट विल बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेवी नेचर। लाइट का ड्वेल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेवी नेचर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैटर वेव। अब ध्यान से देखिए, इस समय आइंस्टीन भी एक बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे थे, कि उनका कहना था कि भाई मास ऑफ पार्टिकल इनटू स्पीड ऑफ लाइट भी किसको डिनोट करता है? एनर्जी को। किसको डिनोट करता है? भाई आइंस्टीन का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्पीड ऑफ द लाइट। अब उसकी मदद से डी ब्रॉगली ने अपना एक इक्वेशन निकाल लिया, जिसको अभी हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो चलिए अपन इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है आइंस्टीन इक्वेशन से, और फोटोन की एनर्जी ऑफ एन फोटोन।
तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इक्वल्स टू एच न्यू, हमने पढ़ा है, जहां पे E डिनोट करता है एनर्जी ऑफ अ फोटोन, H किसको डिनोट करता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू कहलाता है फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है? अब बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन आया था, सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, एक सेकेंड में पार्टिकल जब बहुत बार एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है तो वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, जैसे मान लीजिए मैं हाथ से ऐसे अगर अगरबत्ती भी घुमा रहा हूं तो ये मैंने जितने बार ऑक्सीलेशन किया ये इसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। दैट इज नोन एज क्या, फ्रीक्वेंसी। तो अब इसी में तो अब हमने एक रिलेशन भी पढ़ा है, हम आगे चल के उसको डील करेंगे। तो अभी इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं, अगर किसी फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। अब आइंस्टीन का भी एक बहुत अच्छा सा इक्वेशन है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। कौन सा रिलेशन पढ़ना है हमें, मास एनर्जी रिलेशन, E इक्वल्स टू होता है mc का स्क्वायर। दैट शुड बी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इसी को क्यों लिया, क्योंकि भाई लाइट जो नेचर है उसका डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर है और वेवी नेचर भी है। तो अब देखिए E इक्वल्स टू क्या निकल गया, mc का स्क्वायर। LHS RHS दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है, E है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनर्जी है E, यहाँ पर भी क्या है, एनर्जी है। इक्वेशन और 1 और 2 से दोनों की एनर्जी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब रूल बोलता है अगर किसी का LHS इक्वल है तो क्या इक्वल हो जाएगा, RHS। तो एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, mc का स्क्वायर। अब फिर हमारे पास एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, हर बच्चा बोर्ड में आने के बाद जब आंसर सॉल्व करता है तो यहीं पर अटक जाता है। तो हमने 11th में एक रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ। देखिए न्यू किसको डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी को, C डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट को, और लैम्डा किसको डिनोट करता है, वेवलेंथ को। तो हमने एक बहुत अच्छा सा रिलेशन पढ़ा है। इस रिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कौन मूव कर रहा है, लाइट। लाइट की खुद की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसका स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, और उसका क्या होता है, वेवलेंथ। इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे कहाँ पुट कर देंगे, इस ऊपर वाले वैल्यू में। तो देखिए आपके पास न्यू की वैल्यू आ गई, इस न्यू की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, ऊपर में। तो H इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C अपॉन लैम्डा इंटू mc का स्क्वायर। तो देखिए मैंने इस न्यू की वैल्यू में क्या पुट कर दिया, C अपॉन लैम्डा। एक C से एक C तो क्या हो गया, कैंसर। अब आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जो उनका लॉ है कि जो भी फोटोन होता है इट विल मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ लाइट। तो अब वो मूव कर रहा है, तो कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है मतलब उसकी कहीं ना कहीं वेलोसिटी वो होगा, मोमेंटम। तो हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज नोन एज क्या, मोमेंटम। तो क्यों ना हम P बराबर इसको mc लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फोटोन की जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो देखिए यहाँ पर भी आपके पास क्या है, mc बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है किसका, मोमेंटम का। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। और आइंस्टीन का कहना था कि जो भी स्पीड ऑफ लाइट होती है उसी से कौन मूव करता है, फोटोन। तो अब यहाँ पे बचा क्या है, वो देखिए H अपॉन क्या बच गया, लैम्डा, और m इंटू सी को हम क्या लिख सकते हैं, P। अब हमें चाहिए क्या, लैम्डा चाहिए, यानी वेवलेंथ चाहिए। तो ऊपर भेज देते हैं, P को कहाँ ले आते हैं, नीचे। दैट इज नोन एज लैम्डा इक्वल्स टू क्या हुआ, H बाई P। तो ये बहुत अच्छा सा 3 नंबर का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड कैलकुलेट डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन। एक बहुत अच्छा सा टॉपिक। तो चलिए इस स्क्रीन को भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब मैं आता हूं यूनिट नंबर 8 पर। यहां से इस यूनिट के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो मैंने डील कर दिए। अब यूनिट नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इस यूनिट का नाम है एटम, और इसके बाद का जो यूनिट 8b है उसका नाम है न्यूक्लियाई। इस यूनिट 8 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक 3 नंबर का आता है। तो पहले मैं आपको इसका एक एब्स्ट्रैक्ट बना के बताता हूं कि कौन कौन सी थ्योरी बनी, कौन सी थ्योरी फेल हो गई, और कौन सी थ्योरी से बोर्ड का क्वेश्चन आता है। तो चलिए चालू करते हैं यूनिट नंबर 8।
तो इस थ्योरी में सबसे पहला जो हमको जानना है, तो सबसे पहले इस यूनिट के बारे में ही जान लेते हैं, एटम क्या होता है। तो एटम को ही बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। सबसे पहला जो थ्योरी आया वो था डाल्टन थ्योरी। अब बोर्ड में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन भी पूछता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का कि व्हाट इज डाल्टन थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है क्या? तो डाल्टन ने बोला कि भाई एक एटम एक स्फीयर फॉर्म में होता है जिसके अंदर में सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं। तो कोई भी जब हम चीज थ्योरी को मानते हैं, चीज प्रूव करते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स देखते हैं। तो ये जो डाल्टन थ्योरी था ये नहीं बता पाया कि भाई पॉजिटिव चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्जेस कैसा है, ये रिसाइड कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं, इन सारी चीजों को डाल्टन ने नहीं बताया। तो भाई पूछता है व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने क्या बोला कि भाई एटम एक स्फीयर जैसा होगा जिसके अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, रिसाइड करेंगे। यहां तक ये थ्योरी फेल हो गई। फिर इसके बाद फिर एक नया चीज आया। इसके बाद सेकंड टॉपिक हम चालू करते हैं। इस समय जे थॉमसन एक बहुत अच्छा मॉडल डील कर रहे थे, तो उन्होंने अपना एक मॉडल दे दिया। उस मॉडल का नाम है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब देखिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इस मॉडल से पेपर में कभी भी नहीं आता। क्वेश्चन फिर 2 मार्क्स का पूछता है व्हाट इज प्लम पडिंग मॉडल। अब इस नाम से बोर्ड में क्वेश्चन आता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, व्हाट इज प्लम पडिंग मॉडल। अब ये है क्या। जे थॉमसन ने क्या बोला कि भाई कोई भी एटम वाटरमेलन के जैसे दिखता है। और वाटरमेलन के जैसे दिखता है तो वाटरमेलन के अंदर में जितने भी रेड आपके खाने वाले पोर्शन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के जैसे बिहेव करते हैं, ये ऐसा। और इसके अंदर में जितने भी सीड्स होती हैं यानी कि जो बीजें होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रॉन्स। चलो थोड़ा बहुत ये मॉडल लोगों को समझ आया है कि कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन कोई भी मॉडल का सक्सेस और अनसक्सेस वो डिसाइड करता है कि ये मॉडल सही था कि नहीं। इससे सिर्फ एक चीज पता चली है, वो है अगर मैं यहां पर फोटोन इंसिडेंट करूं। अब एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में फिर कि थॉमसन मॉडल का सक्सेस क्या है, व्हाट इज द मेन सक्सेस ऑफ थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो इसका एक जो आंसर आएगा वो है थर्मियोनिक एमिशन। कि अगर मान लीजिए आप किसी एलिमेंट को हीट करते हैं तो उससे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि व्हाट इज थर्मियोनिक एमिशन अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल। फिर ये मॉडल फेल हो गया। अब इसके फेल होने का कारण क्या है। सबसे पहली चीज, भाई किसी एटम में कोई पार्ट होगा जहां पे कोई मास रिसाइड कर रहा होगा। दूसरी चीज, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में भी इस मॉडल ने नहीं बता पाया। दूसरा, किसी एटम का मास कहां पे कॉन्सेंट्रेट होगा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, ऐसे करके ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक, इसके बाद बहुत अच्छा सा मॉडल जो हमको पढ़ना है दैट इज कॉल्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इसके बाद देखिए पहला चीज जो अनसक्सेसफुल हुआ वो सबसे पहला मॉडल था डाल्टन का। उसके बाद दूसरा उसमें आया वो कौन सा मॉडल आया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब तीसरा मॉडल जो हमें पढ़ना है, फिर 3 वो नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपसे कि व्हाट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने 4 नियम दे दिए। ये क्वेश्चन अलग से पेपर में आता है 3 नंबर का, उनके 4 पॉइंट लिखने के लिए। तो क्वेश्चन आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आगे चल के रदरफोर्ड की थ्योरी भी फेल होगी जिसको रिप्लेस करेगा बोर। अब बोर अच्छे से आपको पांचों के पांचों स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बताएगा, जो इसके मेन 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक रदरफोर्ड का और एक इनका। अब ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, किसी भी एटम में, ध्यान से देखिएगा, इसके सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होगा और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिसाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटेगा। पहला नियम क्या बोलता है रदरफोर्ड, भाई किसी भी एटम का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिसाइड करेंगे। और कुलम्ब्स ने जो नियम दिया था कि भाई अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये चारों तरीके से क्या करेगा, इसके अपोजिट अराउंड घूमेगा। लेकिन कहां घूमेगा ये नहीं बताया था, ये किसने बताया, बोर ने। ये पहला रूल हो गया।
पहला रूल क्या बोलता है कि भाई किसी एटम का सेंटर पार्ट क्या होगा, न्यूक्लियस, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिसाइड करेंगे, और कौन मूव करेगा आसपास, इलेक्ट्रॉन। दूसरा, अब किसी के बारे में बताया है तो उसके साइज के बारे में भी बताएगा। तो इनका कहना है कि न्यूक्लियस की जो साइज होगी वो होगी 10 टू द पावर -15 मीटर। तो रदरफोर्ड का जो सेकंड पॉइंट आप बनाएंगे, इनका कहना था कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी जो साइज है वो 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होगी। तीसरा, अब न्यूक्लियस की साइज बता दिया तो उनका काम है एटम की भी साइज बताना। तो तीसरा पॉइंट होगा द साइज ऑफ एन एटम इज 10 टू द पावर -10 मीटर। ये इन्होंने अपने 3 बात बता दिए, तो लोगों को लगा हाँ भाई ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कर रही है, हम इसमें और आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसी न्यूक्लियस के अराउंड, देखिए अब ये अभी तक कूलम्स का जो नियम चलते आ रहा था उसी को इन्होंने फॉलो किया कि भाई किसी न्यूक्लियस के कारण जो आसपास के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण मूव कर रहे हैं। किसके कारण मूव कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि कहां एक्ट करता है, टुवर्ड्स सेंटर। ये 4 नियम रदरफोर्ड ने बताया। चारों के चारों नियम को ये आगे चलते गए और इस 4 नियम्स को हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक, एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। फिर एक क्वेश्चन आता है, अब ध्यान से देखिए रदरफोर्ड फेल कैसे हो गया, क्वेश्चन पूछता है। फिर आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी कि ड्रॉबैक्स क्या थे, इसके ड्रॉबैक्स। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके 2 ड्रॉबैक थे। पहला ड्रॉबैक, जिसको आपको, अगर आपको पूरी चीजें पता है तो अपने मन से चीजें बना सकते हैं, कोई याद करने की, इतना बड़ा थ्योरी याद करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला मॉडल कहलाता है, मतलब इसका जो पहला ड्रॉबैक था वो कहलाता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। भाई अब देखिए बहुत अच्छी सी चीज है, आप लोग थोड़ा सा अगर फिजिक्स को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल डेली लाइफ में चीज होती है। देखिए ध्यान से, क्या इन्होंने बोला ये न्यूक्लियस है, ठीक है, हम मान लेते हैं वो न्यूक्लियस है, और कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। कहां रिवॉल्व कर रहा है, बोलता है अराउंड में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, फिजिक्स का एक अच्छा सा नियम है, अगर कोई चीज घूम रही है तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, और कहीं ना कहीं एनर्जी का जहां पे लॉस हो रहा है तो एक ऐसा समय आएगा कि ये धीरे धीरे अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसके पास आना चाहेगा। भाई कोई चीज अगर मान लीजिए रस्सी है, मैं इसको कंटिन्यू घुमा रहा हूं, अगर इसके मोशन को मैं कम कर दूंगा तो वो रस्सी आपके हाथ में क्या हो जाएगी, लपटा जाएगी। सेम प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि ये तो न्यूक्लियस के साथ कोलाइड हो जाएगा, तो ऐसे में तो कोई भी एटम स्टेबल होगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने ऐसा कोई भी नियम नहीं बता पाया कि भैया वो इलेक्ट्रॉन कितने देर तक उस न्यूक्लियस के अराउंड घूम पाएगा। किसने नहीं बता पाया, रदरफोर्ड ने। दूसरी चीज, इस समय ही बोर स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। अब एक बहुत बड़ी चीज है, कई लोगों को बहुत एक अच्छा सा वो प्रश्न वो करते हैं कि सर ये स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है या स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो याद करते हैं न्यूटन को। न्यूटन ही बहुत अच्छे एक वो साइंटिस्ट है जिन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। देखिए क्या बोलते हैं, फिर मैं स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में आता हूं। मान लीजिए एक प्रिज्म है, ठीक है, जो न्यूटन का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है। अगर इस प्रिज्म से मैं व्हाइट लाइट पास करूं, मान लीजिए सनलाइट आ रहा है, उसको आप इससे पास करा दीजिए, तो ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ये अपने 7 कलर में टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ के आपको क्या मिल रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं। तो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, वो एक लाइट है जो कि क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ की है। क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ की। तो अब हम जब इसमें पढ़ेंगे तो हमें क्या पढ़ना है, हम अभी बात कर रहे थे किसके, इसके सेकंड, किसके ड्रॉबैक की। तो रदरफोर्ड का सेकंड ड्रॉबैक है डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में इन्होंने क्या नहीं कर पाया, बता पाया। अब स्पेक्ट्रल सीरीज है क्या, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि आपको जब कोई लाइट को कहीं से पास करेंगे तो डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ ऑफ लाइट हमें दिखाई देंगे। तो अब स्पेक्ट्रल सीरीज दो टाइप के होते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन आता है। फिर इसके
अनस्टेबिलिटी के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। जैसे ये बल्ब है, आपके आसपास में जो बल्ब होगा आप देखेंगे जब वो गर्म होता है तो वो कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ क्या एमिट करता है, लाइट। तो वो कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या कहलाता है? एमिशन स्पेक्ट्रा। जब आप किसी मैटर को गर्म करते हैं तो उससे कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो वो कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रा। दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ध्यान से देखिए, अगर मैं किसी डिस्चार्ज ट्यूब में, इस डिस्चार्ज ट्यूब में मैं सोडियम गैस, मैं सोडियम को भेज दूं, किसको भेज दूं? सोडियम को। और सोडियम को भेजने के बाद लो टेम्परेचर और प्रेशर में अगर मैं देखता हूं तो ये डिफरेंट वेव कलर में, जैसे मान लीजिए इसमें 3 कलर शो हो रहे हैं, वॉयलेट, रेड और इंडिगो। तो क्या होगा, अगर इसका एब्जॉर्प्शन होगा तो यहाँ पे ब्लैक कलर के आपको क्या दिखाई देने चालू हो जाएंगे, ऐसे फ्रिंजेस। ये ऐसा मतलब ऐसा क्यों हुआ होगा कि वो कहीं ना कहीं इसको क्या कर लिया होगा, एब्जॉर्ब, और उसकी क्या चेंज हो गई होगी, वेवलेंथ। तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इस समय बोर स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में स्टडी कर रहे थे। जैसे आपको मैं बता देता हूं, हाइड्रोजन का 5 स्पेक्ट्रल सीरीज मिलते हैं। तो हाइड्रोजन के जो 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, पी फंड, ये 5 टाइप के स्पेक्ट्रल सीरीज है, जस्ट मैं आपको अभी बताऊंगा। उस सीरीज के बारे में उस समय स्टडी कर रहे थे बोर, उसकी भी ये व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। कौन नहीं कर पाए? आपके रदरफोर्ड। तो ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है। ठीक, फिर इस समय कूद गए बोर। अब इसके बाद ये इस टॉपिक, इस यूनिट का भी लास्ट टॉपिक है और इसके बाद का भी हमारा एक टॉपिक है बोर एटॉमिक मॉडल। तो देखिए 1 बाय 1 आप देखते जा रहे हैं, 1 बाय 1 साइंटिस्ट लोग की एक एक थ्योरी फेल होती जा रही है और एक एक थ्योरी आते जा रही है। चालू किए थे हमने डेल्टन से, फिर पहुंच गया जे थॉमसन की ओर, थॉमसन के बाद पहुंच गए हम रदरफोर्ड की ओर, और रदरफोर्ड का मॉडल खराब हो गया तो हम पहुंच गए किसकी ओर, बोर की ओर। तो चलिए आते हैं बोर के पास। अब बोर ने भी अपना मॉडल वो दे दिया। फिर 3 वो नंबर का क्वेश्चन, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर ने जो 3 चीजें बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीजें थी। बोर का जो पहला रूल बोलता है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर बोलता है किसी भी एटम में सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होगा। ठीक है, रदरफोर्ड ने भी बोला था, कोई नया चीज बोर ने बताया नहीं। लेकिन बोर ने सबसे पहली चीज क्या बताई कि भाई जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वो जिस ऑर्बिट में मूव करेगा वो आपका एक स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। ये एक नया चीज बोल दिया। क्या बोल दिया? कि भाई इलेक्ट्रॉन वही मूव करेगा जो आपका एक स्टेशनरी ऑर्बिट है। और फिर यहीं से केमिस्ट्री में आपका नियम बन गया ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। देखिए बोर की बहुत अच्छी चीज, भाई जब आप पढ़ते हैं एसपीडीएफ, ठीक है, तो यहीं से बोर ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह होगी, वो उसका एक स्टेशनरी ऑर्बिट होगा और वो फिक्स होगा, इसका एक फिक्स डिस्टेंस होगा। चलिए पहले वाली बात तो पच गई। और बोर जो रदरफोर्ड का पहला नियम था वो गलत होने से जो साबित हो रहा था वो यहां सही हो गया। क्यों? फिक्स्ड ऑर्बिट होगा तो पास नहीं आएगा, पास नहीं आएगा तो एटम कोलाइड नहीं होगा और एटम की स्टेबिलिटी बची रहेगी। तो रदरफोर्ड का पहला मॉडल तो चलो बोर के हिसाब से पच गया। अब आते दूसरा चीज। दूसरा चीज ये कहना है कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एक डेफिनेट एनर्जी होगी। क्या होगी? डेफिनेट एनर्जी होगी। और वो एनर्जी जो होगी वो NH/2π के। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखते हैं, अब थोड़ा सा 11th की ओर आते हैं। भाई मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी यहां चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी यहां चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी यहां चेंज होगी और उसकी वेलोसिटी यहां चेंज होगी। चारों जगह में अपनी अपनी क्या चेंज हो जाएगी? वेलोसिटी। तो देखिए अगर कोई पार्टिकल सीधा चलता है तो उसकी लीनियर क्या होती है? मोमेंटम। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मूव करता है तो देखिए ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r, तो ये कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। किस साइन से डिनोट करते हैं इसको? L वेक्टर। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? दैट इज नोन एज r क्रॉस p। तो बोर का कहना था कि किसी जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? NH/2π, जहां पे n डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। किसको डिनोट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, L को मैं क्या लिख सकता हूँ, R क्रॉस P, किसके बराबर हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई। अब P को मैं क्या लिख सकता हूँ, M इंटू वी, NH अपॉन क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो देखिए आपका यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन निकला MVR, ये काम आएगा आगे चल के कि इलेक्ट्रॉन का हमें एनर्जी निकालना है और इलेक्ट्रॉन की हमें क्या निकालनी है, फिक्स्ड ऑर्बिट। तो बोर का जो दूसरा नियम है वो बहुत अच्छा सा नियम है। बोर का नियम क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। ये भी बात समझ आ गई, पहला नियम समझ आया। पहला नियम बोलता है कि सेंटर में क्या हो गया, न्यूक्लियस, उसके आसपास कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन, जो कि स्टेशनरी पाथ होगा। दूसरा नियम, जब ये मूव करेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये भी बात समझ आई। अब तीसरा नियम जो आप पढ़ते हैं कि भाई मान लीजिए किसी एटम से ये इलेक्ट्रॉन है, ये बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, तो मैं EF का मतलब होगा फाइनल एनर्जी स्टेट, EI का मतलब हो जाएगा लोअर एनर्जी स्टेट। अगर कोई एटम या इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आता है, ये ऊपर वाले से नीचे आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करके आएगा, और नीचे वाले से अगर ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके जाएगा। तो एक बहुत अच्छा सा नियम बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे वैसे नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाएगा, नीचे है ऊपर जाना है तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर है और नीचे आना है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा। तो ये बहुत 3 अच्छे से नियम है जो कि हमेशा आपके पेपर में पूछता है। अब एक बहुत अच्छा सा प्रश्न करते हैं अब 3 वो मार्क्स का जो बच्चे फिर छोड़ के आते हैं। ठीक, तो चलिए वो देखिए, बोर का क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट, कैलकुलेट टोटल एनर्जी। चलिए मैं पहले पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूं। आपके 3 मार्क्स का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है जो कि सीधा सा पूछता है, कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ऐसा क्वेश्चन दे के वो बच्चों को फंसा देता है, बोर्ड वाला। अरे यार क्या क्वेश्चन आ गया। ठीक, कई बार ऐसा नहीं देता, फिर पूछ देता है E इक्वल्स टू -1/8πε0r, फिर फंसा दिया ये। अब ऐसा क्वेश्चन देगा बच्चे कहां से याद रहेगा क्या है। ठीक, एक क्वेश्चन और लिख के वो देता है बोर्ड वाला। कभी आप पुराने साल के पेपर्स में आपको भेज दूंगा, लिख के देखिएगा, लिख के देता है कैलकुलेट द नेगेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन एन स्टेशनरी स्टेट। अब इस टाइप के क्वेश्चन देके बच्चा हड़बड़ा जाता है, आता है उसको, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने कभी देखा नहीं है तो वो हड़बड़ा गए। तो चलिए हम आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अब हमें सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताया फिजिक्स में कुछ रहता नहीं है, मेन चीज है डायग्राम, और अगर आप डायग्राम समझ गए, उसके हिसाब से बनाना चालू कर लिए तो आपसे कुछ भी बन जाएगा। तो चलिए पुराना काम एक उठाते हैं, छोटा सा वो बना लेते हैं सर्कल, जो कि न्यूक्लियस का काम करेगा। अब न्यूक्लियस में कौन होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके आसपास चक्कर कौन काट रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर काट रहा होगा, तो ये बना दिए छोटा सा चीज जो सब में करना है। अब 2 लोगों को याद करेंगे, किसको याद करना है भाई, पहले कुलम्स भाई साहब जिन्होंने चार्ज के बारे में बता दिया। कुलम्स का क्या कहना है भाई, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो ऑब्वियस ही बात है, ये इस स्टेशनरी ऑर्बिट में जब भी मूव करेगा तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, तो देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के भरोसे एक पेज का डेरिवेशन प्रूफ करने जा रहा हूं। प्रूफ क्या बोलेगा भैया, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब एक चार्ज के टूवर्ड्स कोई मूव कर रहा है सेंटर में, तो कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए पहला काम जो हमें काम करना है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc बराबर कितना हुआ, mv²/r। ये r डिनोट करता है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को, यानी कि रेडियस हो गया। तो पहला नियम हो गया कि भैया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी भी कहां पर, आपके पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो उसमें सेंट्रीपिटल कितना लगा, Fc बराबर होता है mv²/r।
अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, एक तो ये काम हो गया, दूसरा एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो फिर याद करते हैं कूलम्स को, क्योंकि फोर्स निकालना है। कूलम्स लॉ, देखिए फिजिक्स में कोई चीज याद नहीं की जाती, 1/1 में कॉन्सेप्ट वो लगा रहा हूं। पहला ये चलना चालू किया, तब चलने के कारण अब आपके पास यहाँ पे कितने हैं चार्जेस, 2, तो 2 चार्जेस है, तो यहाँ पे कूलम्स फोर्स लग गया। कौन सा फोर्स लग गया, कूलम्स। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज हुआ E। देखिए अब कूलम्स बोलता है दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, तो पॉजिटिव चार्ज हुआ प्रोटॉन, तो उसका क्या ले लिए E, दूसरा निगेटिव चार्ज हुआ तो इसको ले लिए E और इंटू आर स्क्वायर। अब कई बच्चों को यहाँ पे प्रश्न होगा कि सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, तो कूलम्स केवल चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करता है, साइन की नहीं, तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या लिया, प्लस E। तो ये हो गया कूलम्स। तो भाई जो दो चीज दिखा वो दोनों से काम निकाल लिए। अब देखिए ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों फोर्स है, तो किसी का LHS इक्वल है तो क्या इक्वल हो जाएगा, RHS। तो अब हम आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या हो गया, mv² अपॉन r किसके बराबर हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन क्या हो जाएगा, R²। तो देखिए एक R से एक R क्या हो गया, कैंसल। अब यहां पर एक काम करते हैं, जब पार्टिकल मोशन करेगा तो पार्टिकल के अंदर में 2 टाइप की एनर्जी होती है। ध्यान से देखिए, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, किस में था, रेस्ट में, तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल होती है। कौन सी एनर्जी होती है, अब इलेक्ट्रॉन तो मोशन भी कर रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक। क्यों ना इन दोनों को निकाल के अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल एनर्जी नहीं वो निकल जाएगा। एकदम सोच के अगर आप डायग्राम को देखोगे तो एक मेन प्रॉब्लम फिजिक्स में लोगों को ये होती है कि सर इतना बड़ा क्या है डेरिवेशन, याद नहीं होता। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, किसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को। पहला काम क्या किए, फोर्स निकालिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल आएगा। अब 2 चार्जेस है तो किसका फोर्स आ जाएगा, कूलम्स का। अब तीसरा काम हमें क्या करना है कि भैया पहले तो रेस्ट में रहा होगा, किस में रहा होगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, पहला चार्ज प्रोटॉन का तो हम लिख दिए E, दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन का, तो देखिए यहाँ पे हम माइनस ही लिखूंगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वहां पर आपको मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है ना कि डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -E। यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, पोटेंशियल में हम किसको लेते हैं, साइन को। तो फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E प्रोटॉन का -E इलेक्ट्रॉन का, अपॉन क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो निकल गया पोटेंशियल। अब ये चलना चालू कर रहा होगा, तो चलना चालू कर रहा है मतलब इसकी कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक। तो चलिए देखिए, मैं पूरा बेस्ड हूं अपने डायग्राम में। पहले मैंने क्या निकाल लिया, सेंट्रीपिटल, दूसरा मैंने कूलम्स निकाल लिया। अब मैं रेस्ट में था तो पोटेंशियल, अब ये मोशन में आया तो क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए किसी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अब मैंने देखिए थोड़ा, अगर मैं आप ध्यान दिए होंगे तो मैंने यहाँ छोटा सा जगह छोड़ा था, आपके पास यहाँ पे वैल्यू लिखी है mv²। क्या लिखा है, ये mv²। ये R और ये R तो क्या हो गया था, कैंसल हो गया था। बचा क्या आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन R। क्यों ना इस mv की जगह में, किसमें, mv² की जगह में इसकी वैल्यू को मैं क्या कर दूं, पुट कर देता हूं। तो चलिए देखिए आपका इक्वेशन क्या बनेगा। आपको निकालना था काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला था 1/2 mv²। और आपने पिछले वाले इक्वेशन से थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए आपने पिछले वाले इक्वेशन से mv² की वैल्यू क्या निकाली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² R। तो इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली थी, आपने क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से वो देखेंगे। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² R। तो अब आपके यहाँ क्या पुट करना है, E² अपॉन R। अब चलिए ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, और इससे पहले आपने क्या निकाल लिया था, पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए मैं इसको किसी और कलर से मार्क कर देता हूं, ये आपके काम आ जाएगा।
क्योंकि अभी हमको इसी एनर्जी के बारे में, ये हो गया आपका कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल। ये आपका कौन सा एनर्जी हो गया, काइनेटिक। अब मुझे निकालना है टोटल एनर्जी। क्या निकालना है, तो चलिए देखिए टोटल एनर्जी कैसे वो निकलेगा। तो किसी का भी फॉर्मूला टोटल एनर्जी का कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी तो वैसे ही बाहर आती है और हमें वही निकालना है कि किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी। चलिए ध्यान से देखिए, E बराबर, अब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 E²R। ये तो आपकी होगी काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं पोटेंशियल की, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे वो पोटेंशियल कितना है, 1/4πε0 E इंटू ई अपॉन क्या हो जाएगा, R। तो ये जो आपका पोटेंशियल है मैं यहीं पे पुट कर देता हूं, चलिए प्लस 1/4πε0 E माइनस ई अपॉन क्या हो जाएगा, R। अब देखिए ये वाला माइनस कहाँ जाएगा, बाहर। रूल वो देखिए, ये वाला जो माइनस है वो कहाँ जाएगा, बाहर। तो E बराबर क्या हुआ, 1/, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इससे जो जो कॉमन है कॉमन वो निकाल लेते हैं। तो देखेंगे 1/4πε0 1/4πε0 E²R बाहर है, तो मैंने बाहर निकाल लिया 1/4πε0 E²R को मैंने क्या निकाल लिया, बाहर। देखिए अब यहाँ कुछ नहीं, मतलब सिर्फ क्या बचा, हाफ। इस लाइन को मैं मिटा देता हूं, बिना मतलब के है। चलिए ये हाफ हो गया, यहां से क्या बाहर हुआ, माइनस, और कुछ नहीं बचा, मतलब क्या हो गया, 1। अब देखिए हाफ में आपको माइनस करना है, किसको, हाफ को, किससे, 1 से। 1 बड़ा और हाफ छोटा है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो देखिए आपका बिल्कुल क्या आ जाएगा, 1/4πε0 E²R। अब इसको माइनस करोगे क्या आ जाएगा, -हाफ। अब इसका अंदर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो ये आपका आंसर आ गया, E = माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, 4 × 2 ये हो जाएगा 8πε0R E²। दैट इज योर आंसर। तो देखिए यही चाहिए था। बोलता है किसी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट में, वो किसके बराबर होती है, उसके निगेटिव के। निगेटिव का वो मतलब क्या, एनर्जी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा, मैं एक बार और रिवाइज करा वो देता हूँ। सबसे पहले मैंने आज टॉपिक जो डील किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था डेल्टॉन थ्योरी। डेल्टॉन थ्योरी खराब हो गई, फिर आया जे थॉमसन। जे थॉमसन की भी थ्योरी यहाँ पे खराब हो गई, उससे क्वेश्चन भी आता है। अब मेन चीज पूछता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिससे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है और रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है। उसके बाद फिर मैंने एक नया टॉपिक उठाया, जब रदरफोर्ड भी फेल हो गया, दैट इज नोन एज क्या, बोर एटॉमिक थ्योरी। बोर एटॉमिक थ्योरी पूछता है, और बोर एटॉमिक थ्योरी से पूछने के बाद हमने जो डील किया वो क्या डील किया, एनर्जी। अब इसके बाद मैं अभी उस टॉपिक को थोड़ा सा आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसके बाद का टॉपिक क्या है, वो हम कल डील करेंगे। वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। तो बोर ने एक बहुत अच्छी सीरीज दी। देखिए बोर का भी थ्योरी फेल होने का कारण था वो कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी उसने किसी भी सीरीज के बारे में नहीं बता पाया, ना उन्होंने जीमन इफेक्ट के बारे में बता पाया, ना कुछ बता पाया। तो कल मैं एक टॉपिक डील करूंगा इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में, जिसमें सबसे पहला सीरीज कहलाता है लाइमन सीरीज। इस टॉपिक को अपन कल डील करेंगे। दूसरा सीरीज कहलाता है बाल्मर सीरीज। तीसरा सीरीज कहलाता है पास्कन सीरीज। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अलग अलग क्वेश्चन भी आता है और इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे लाइमन सीरीज में क्वेश्चन क्या आता है, आपको मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना, मिनिमम वेवलेंथ निकालना और इसके रीजन को पता करना। अलग अलग क्वेश्चन आता है, कल मैं इसको आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अपन इस सीरीज में आते हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, और एक 5वां सीरीज जो है वो है पीफंड सीरीज। इन सारे सीरीज के बारे में हमें पढ़ना है 1 by 1। तो इन सब में अलग अलग क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, वही चीज पूछ के बोर्ड वाला वो हो जाता है। तो अलग अलग क्वेश्चन निकालता है कि भाई लाइमन सीरीज क्या है, बाल्मर सीरीज क्या है,
पास्कन सीरीज क्या है, ब्रैकेट सीरीज क्या है और पीफंड सीरीज क्या है। इसमें वो अलग अलग क्वेश्चन पूछता है इस फॉर्म में कि एक्सप्लेन लाइमन सीरीज विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ एंड रीजन। तो ये 3 नंबर का 3 क्वेश्चन आता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।